हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल @Dr. Study। गाइज, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान के सेकंड पेपर के बारे में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने बात किया था अभाव विज्ञानी के बारे में, जिसके साथ ही हमारा जो पदार्थ विज्ञान का पेपर 1 का सारे टॉपिक थे वो कवर हो गए थे। अब हम आगे बात करेंगे बेसिकली पेपर 2 के टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले आज देखने वाले हैं परीक्षा के बारे में। उसके बाद अलग अलग जो परीक्षाएं हैं या फिर प्रमाण हैं, आप तो प्रमाण, युक्ति प्रमाण, वो सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के जो विषय होने वाला है वो है परीक्षा प्रमाण। तो हम पेपर 2 का टॉपिक प्रमाण एवं परीक्षा स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम प्रमाण एवं परीक्षा में देखते हैं कि प्रमाण शब्द की निरुक्ति क्या होती है। तो प्रमीयते अनेन इति प्रमाण, मतलब जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाए वह क्या है, प्रमाण है। मतलब जिसके द्वारा क्या किया जाए, यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान मतलब जो सच में वहां पे है, जो रियल नॉलेज है, उस जिसके द्वारा इस रियल नॉलेज को जाना जाता है उसको प्रमाण कहते हैं। मतलब यहाँ पे सत्यापन देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमाण। मतलब कोई वस्तु हो रही है तो उसके रिलेटेड हम क्या प्रमाण, मतलब हम क्या उसके रिलेटेड प्रूफ्स दे सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमाण। तो यहाँ पे सबसे पहले हम श्लोक में देखते हैं जो कि प्रमाण की निरुक्ति है, प्रमीयते अनेन इति प्रमाण, जो कि चक्रपाणी का है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाए वह प्रमाण है। अब यहाँ पे कुछ प्रमाण के पर्याय भी बताए गए हैं कि प्रमाण, परीक्षा, उपलब्धि, साधन और ज्ञान, ये सभी क्या है, प्रमाण के पर्याय हैं। हम आगे बात करेंगे तो प्रमाण की एवं परीक्षा की व्याख्या की बात करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। तो जो वहाँ पे निरुक्ति देखा था उसी के अनुसार यहाँ पे सेम ही डेफिनेशन में भी हमें श्लोक देखने को मिलता है, जो कि चक्रपाणी द्वारा दिया गया है। इसका भी वही मतलब हो जाता है कि जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाए वह प्रमाण है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्याय वार्तिक के अनुसार। तो न्याय वार्तिक क्या बोलते हैं कि अर्थोपलब्धि हेतु प्रमाणम, मतलब यहाँ पे अर्थ क्या है कि मतलब जिसके द्वारा ज्ञान किया जाता है। तो यथार्थ अर्थ मतलब यथार्थ ज्ञान, उपलब्धि का कारण प्रमाण है। मतलब जो क्या करने में मदद करे, किसी भी चीज के अर्थ को ज्ञान कराने में मदद करता है, वो क्या होता है, प्रमाण होता है। यही वात्सायन ने भी दिया है, प्रमाता ये न अर्थ प्रमीणते तत्प्रमाणम। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर आपको क्या रहेगा, चक्रपाणी और न्यायवार्तिक के आप याद कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे प्रमाण की व्याख्या के बाद हम आगे बात करते हैं परीक्षा की व्याख्या। तो बेसिकली क्या बोला गया है चक्रपाणी के अनुसार, परीक्षते व्यवस्थाप्यते वस्तु स्वरूपम न यति परीक्षा प्रमाण। मतलब परीक्षते, परीक्षते मतलब जब कोई परीक्षा की जाए, मतलब जांच पड़ताल करके वस्तु स्वरूप के यथार्थत्व का निर्धारण करना परीक्षा कहलाता है। मतलब किसी कोई वस्तु है तो उसकी जांच पड़ताल, मतलब उसके अनुसार उसकी परीक्षा कर जो यथार्थ निर्धारित किया जाता है, मतलब उसके बारे में जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परीक्षा। मतलब किसी वस्तु को प्रूफ करने के लिए जो हम जांच पड़ताल करते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, परीक्षा। यहीं पे वात्सायन के अनुसार बताया गया है कि प्रमाणेर अर्थवाधारण परीक्षा में, मतलब प्रमाणों की सहायता से किसी विषय के यथार्थ स्वरूप का निर्धारण करना परीक्षा कहलाता है। मतलब प्रमाण जो दिए गए हैं उनकी सहायता के द्वारा कोई भी अगर विषय है तो उसके यथार्थत्व, मतलब उसके होने का हम जब अनुभव या स्वरूप का निर्धारण करते हैं तो उसी को हम परीक्षा कहते हैं। अब चरक जो है उन्होंने क्या बोला है कि जो प्रमाण है उन्हीं को उन्होंने परीक्षा की तरह संबोधित किया है। मतलब उनके द्वारा क्या है, प्रमाण और परीक्षा दोनों क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, प्रमाण की व्याख्या और थोड़ी जो परीक्षा की व्याख्या है थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलती हैं। अब आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली प्रमाण और परीक्षा से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें आता है 3 चीज, प्रमा, प्रमेय और प्रमाता। प्रमाण का विस्तार से वर्णन करने से पहले प्रमाण से संबंधित कुछ शब्दों को हमें समझना अत्यावश्यक है, ताकि हम क्या कर सके, प्रमाण को अच्छी तरह से समझ सकें। तो इसमें सबसे पहले आता है प्रमा। तो प्रमा बेसिकली क्या होता है, ट्रू नॉलेज या फिर परसेप्शन। तो जो भी चीज हम परसीव करते हैं या फिर जिसका हमें परसेप्शन होता है, जिसका हमें नॉलेज होता है, उसको प्रमा कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया यदर्थ विज्ञानम सा प्रमा,
मतलब जो वस्तु जिस प्रकार है, जिस स्वरूप में है, उसका उसी स्वरूप में ग्रहण करना या फिर अनुभव करना प्रमा कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई वस्तु रखी गई है तो उसका उसी के सेम, मतलब जैसा है उसी रूप में उसका ग्रहण करना, वैसे ही उसको अनुभव करना, इसी विषय को हम क्या कहते हैं? प्रमा कहते हैं। मतलब यथार्थ ज्ञान को हम प्रमा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है इसमें कि प्रमेय। तो प्रमेय क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रू नॉलेज। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? प्रमा में क्या रहा था? ट्रू नॉलेज। अब यहाँ पे प्रमेय में क्या आता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रू नॉलेज, मतलब जिसके अनुसार हमें परसेप्शन हो रहा है, मतलब यो अर्थ प्रमीयते तत्प्रमेयम, यो अर्थ प्रमीयते तत्प्रमेयम। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि प्रमाणों द्वारा जिसका अनुभव किया जाता है उसे प्रमेय कहते हैं। मतलब मान के चलो कहीं डेस्क पे पेंसिल रखी है, ठीक है, तो वो पेंसिल जो है वो क्या है? प्रमेय है। और पेंसिल का जो हमें एक्नॉलेज हो रहा है उससे हम क्या कहेंगे? प्रमा कहेंगे। ये क्लियर हो रहा है? प्रमेय और प्रमा। प्रमा क्या है कि जो हम नॉलेज कर रहे हैं, जो परसीव कर रहे हैं, उसको हम लोग प्रमा कहते हैं। वहीं पे जो प्रमेय है, मतलब जिसके बारे में हम लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसको प्रमेय कहा जाता है। अब न्याय दर्शन ने प्रमेयों की संख्या कितनी मानी है? 12 मानी है। इस पे एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो ये याद रखिएगा कि न्याय दर्शन ने जो प्रमेयों की संख्या है वो कितनी मानी है? 12। इसके बाद थर्ड टर्मिनोलॉजी इसमें आती है प्रमाता। प्रमाता क्या होता है? मतलब जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो उसे प्रमाता कहते हैं। मतलब मान के चलो हम हैं और डेस्क पे पेंसिल रखी है, तो नॉलेज किसे हो रहा है? हमें हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या हो जाते हैं? प्रमाता हो जाते हैं। मतलब जिसको ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? प्रमाता। अब आयुर्वेद के अनुसार क्या कहा गया है कि जो अधिकरण आत्मा है वह क्या है? प्रमाता है। क्योंकि जो भी नॉलेज रहता है वो किसके द्वारा गेन किया जाता है? आत्मा द्वारा। इसलिए आत्मा को यहाँ पे प्रमाता माना जाता है। तो हम यहाँ पे उदाहरण देखते हैं इमेज के अनुसार। तो मान के चलो एक पेंसिल है, तो यहाँ पे जो पेंसिल है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज को हम लोग क्या कहते हैं? प्रमेय। अब यहाँ पे हमें ये पेंसिल कैसे एक्नॉलेज हो रही है? एज अ पेंसिल, दिस इज द नॉलेज जो कि हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रमा। और जो एक्नॉलेज करता है, जो ये चीज को गेन करता है, नॉलेज को गेन करता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रमाता। तो ये तीन चीजें क्लियर हैं। जो ऑब्जेक्ट है वो प्रमेय हो गया, ऑब्जेक्ट का जिस तरह हम नॉलेज गेन करते हैं वो प्रमा हो गया, और जो नॉलेज गेन कर रहा है वो प्रमाता हो गया। नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्रमाणों की संख्या की बात करते हैं कि कितने संख्या बताए गए हैं प्रमाणों के। तो प्रमाणों की संख्या के संदर्भ में अनेक मतांतर प्राप्त होते हैं। मतलब प्रमाण की संख्या बताते हुए सिर्फ एक ही मत हमें नहीं मिलता, बहुत सारे आचार्य ने अपने अपने मत दिए हैं, उन्होंने अपने अपने अलग अलग प्रमाण के संख्या बताए गए हैं। तो इसमें विविध आचार्यों, दार्शनिक एवं अन्य विद्वानों के मत से प्रमाणों की संख्या निम्न प्रकार से है। तो आगे हम देखते हैं कि प्रमाणों की संख्या अलग अलग बताई गई है, जिसमें जो चार्वाक दर्शन है वो सिर्फ एक ही प्रमाण को मानते हैं, जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण है। वैशेषिक, बौद्ध और जैन ये तीनों क्या करते हैं? 2 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। वहीं पे सांख्य दर्शन, योग दर्शन और जो रामानुज हैं वो 3 प्रमाण को मानते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो आचार्य है, अलग अलग जो दर्शन है, ये सभी क्या करते हैं? अलग अलग प्रमाणों की संख्या को मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम। वहीं पे न्याय दर्शन जो है वो 4 प्रमाण मानते हैं, चरक जो है वो भी 4 प्रमाण मानते हैं। यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है कि न्याय ने यहाँ पे उपमान माना है, और यहीं पे जो चरक है उन्होंने युक्ति प्रमाण माना है। सुश्रुत भी 4 मानते हैं, सेम एज द न्याय दर्शन। वहीं पे जो प्रभाकर है ये 5 प्रमाण मानते हैं, भट्टी और मीमांसक हैं वो 6 प्रमाण मानते हैं, पौराणिक दर्शन के जो लोग हैं वो 8 प्रमाण मानते हैं, वहीं पे तांत्रिक 9 प्रमाण मानते हैं, और अन्य जो दार्शनिक है उन्होंने किसी किसी ने 10 प्रमाण की संख्या भी बताई है। तो इस तरह से हमें क्या होते हैं कि अलग अलग दार्शनिकों द्वारा अलग अलग प्रमाणों की संख्या देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं आगे चतुर्विध परीक्षा विधि या फिर आयुर्वेद जो प्रमाण है। आयुर्वेद जब बात होती है तो यहाँ पे मोस्टली किसके बारे में बात होती रहती है? चरक द्वारा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि आचार्य चरक ने प्रमाणों को परीक्षा शब्द से संबोधित करते हुए कहा है कि 4 परीक्षाओं का उल्लेख किया जाता है। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था, नीचे हम लोग ने देखा था कि जो आचार्य चरक है उन्होंने प्रमाण और परीक्षा दोनों को क्या किया है? सेम ही बताया है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि 4 जो परीक्षा है उनमें कौन कौन से है? द्विविधम एवं खलु सर्वम सच्चा सत्य तस्य चतुर्विध परीक्षा आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमानम युक्तिश्च इति।
तो चरक सूत्र स्थान 11वें अध्याय और 17वें श्लोक में हमें ये श्लोक देखने को मिलता है, जहाँ पे बताया गया है द्विविधम एवं खलु सर्वम सच्चा असत्य तस्य चतुर्विध परीक्षा। तो इन्होंने क्या बोला है कि सभी वस्तुएं दो चीजों में विभक्त हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं वो दो चीजों में विभक्त है, या तो वो सत्य है या तो असत्य है। सत्य मतलब कि जो प्रेजेंट हो, जिसका हमें ज्ञान हो सके, और असत्य मतलब कि जिसका प्रेजेंस न हो। तो सत्य और असत्य इस तरह से सभी वस्तुएं दो चीजों में विभक्त हैं, और इन दोनों की परीक्षा किसके द्वारा? चार प्रकार से होती है, जिसमें आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। ये जो चार परीक्षा है ये हमारी मदद करते हैं इन जो वस्तुएं हैं उन दोनों के विभागों की परीक्षा करने में। अब यहीं पे कहीं कहीं पे हमें कुछ और भी देखने को मिलता है कि आचार्य चरक ने अन्य स्थान पे क्या किया है, तीन प्रकार से रोगों का ज्ञान करने का विधान किया है। रोगों का ज्ञान कितने प्रकार से करने को बोला है? तीन प्रकार से, जिसमें आता है त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमानम चैति। तो जब ये रोग के अनुसार बोलते हैं तो यहाँ पे उन्होंने तीन प्रकार के परीक्षा की बात की है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। इसमें कौन सा नहीं है? युक्ति जो है वो नहीं माना गया है इन केस ऑफ द रोग। जब रोग की परीक्षा होती है तो वहां पे युक्ति का वहां पे देखने को नहीं मिलता है एज पर द चरक। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? रोग विशेष का जो ज्ञान होता है वो तीन प्रकार से होता है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। वहीं पे हेतु की व्याख्या करते समय आचार्य चरक ने वापस से चार प्रमाणों का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष, अनुमान, एहत्यम और औपम, तो इस तरह से बताया है चार हेतु। हेतु का जब हम लोग करते हैं परीक्षा तो वहां पे उन्होंने चार प्रमाणों का वर्णन दिया है। अब हम बात करते हैं जो त्रिविध प्रमाण है उनमें से सभी प्रमाणों का समावेश किस प्रकार है। मतलब जितने भी प्रमाण हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो मूल प्रमाण तीन प्रमाण दिए गए हैं उनमें ही सारे प्रमाण अपने आप आ जाते हैं। तो इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, अनुमान और आप्तोपदेश जो चरक हैं उन्होंने क्या मूल प्रमाण बताए हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश को इनको क्या बोला है कि मेन प्रमाण है, इनके अंदर ही सभी प्रमाण आ जाते हैं। जैसे प्रत्यक्ष और अनुमान के अंदर उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, संभव ये सभी प्रमाण आ जाते हैं। वहीं पे अनुमान में चेष्टा और युक्ति प्रमाण आ जाते हैं, और आप्तोपदेश में ऐतिह्य प्रमाण। मतलब जितने भी प्रमाण हैं वो क्या हो जाते हैं, आखिरकार आके इन्हीं तीनों प्रमाण में विलीन हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि परीक्षा और प्रमाण का महत्व क्या है, या फिर इसका प्रयोजन क्या है, इसका उपयोग कहाँ पे देखने को मिलता है। तो क्या बोला गया? परीक्षा या तू खलु प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम। मतलब प्रतिपत्ति का ज्ञान करना। प्रतिपत्ति मतलब क्या कि प्रयोजन, ये जान लेना। मतलब किसी भी चीज का कारण जानने के लिए हमें क्या होता है, परीक्षा जानना आवश्यक है। यही परीक्षा का प्रयोजन है कि वो किसी भी चीज का कारण हमें बताता है या फिर प्रयोजन बताता है। जैसे क्या बोला गया कि प्रतिपत्ति का प्रयोजन यह है कि यह जान लेना कि किसी रोग की चिकित्सा की योजना किस तरह बनाई जाए। योग्य प्रकार से की गई परीक्षा कार्य की सफलता की घोतक होती। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिपत्ति मतलब किसी भी चीज के विषय में पूरा ज्ञान कर लेना, ताकि हम क्या कर सके, उसकी चिकित्सा सफलतापूर्वक कर सके। यही क्या होता है, परीक्षाओं के मूल या फिर प्रयोजन होते हैं। नेक्स्ट बताया गया है इसमें, तो बोला गया है कि जो आप्तोपदेशेन प्रत्यक्ष करणेन च अनुमानेन च व्याधिन सम्यक विद्याद द्विक्षण। मतलब आयुर्वेद शास्त्र ज्ञान के परीक्षण का समर्थक है। मतलब आयुर्वेद शास्त्र क्या मानता है कि जितना ज्यादा ज्ञान हो वही अच्छा रहता है, और निरंतर ये क्या करता है, सत्य और संयोग में भेद प्रस्तापित करने के लिए प्रमाणों का प्रयोग करता आ रहा है। मतलब आयुर्वेद क्या बताता है कि ज्ञान जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे ज्ञान का जो नॉलेज का जो इंपॉर्टेंस है कि ये सत्य और संयोग में भेद बताता है। मतलब डिफ्रेंशिएट करता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज मतलब कंसेप्चुअल हो, ठीक है। अब साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया सिद्धांतों नाम यह सब परिचकेर बहुविधम परीक्ष हेतु भेष्य साधित्वा स्थाप्यते निर्णय। अर्थात जिस इतने भी सिद्धांत है उनको किसके बेसिस पे बनाया गया है, परीक्षा के बेसिस पे ही बताया गया है। वैसे जो हमारा बेसिकली महत्व की बात करते हैं परीक्षा एवं प्रमाण का, तो यहाँ पे ये बताता है कि किसी भी चिकित्सा के समय पे जब हम कोई भी रोग देखते हैं तो उसकी चिकित्सा करने से पहले हमें उसकी परीक्षा करना आवश्यक है। उस परीक्षा के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, उस जो रोग है उसके विषय में और ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, जिसके अनुसार हम उसकी चिकित्सा करते हैं, जिससे ये चिकित्सा को सफलता प्रदान होने में और ज़्यादा सहायता प्राप्त होती है। अब बताया गया है कि चिकित्सा में परीक्षा विधि की क्या उपयोगिता है।
मतलब कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन इन ट्रीटमेंट, मतलब कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इन द ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे बताया गया है आप्तोपदेश के द्वारा जब हम परीक्षा करते हैं तो इसमें क्या बताया गया है कि वैद्य रोगों की परीक्षा के लिए आप्तोपदेश या उपदेश करते हैं। एक एक रोग की परीक्षा करते समय वो ऐसी प्रकोपणों वाला, ऐसी प्रकृति वाला, ऐसे कारणों वाला, ऐसे रूप वाला, मतलब उसके बारे में सारे जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें बताए जाते हैं। इस प्रकार क्या करना चाहिए, उसे जानना चाहिए, और इस रोग में इसे दूर करने के लिए इस प्रकार की चिकित्सा होगी, ये आप्तोपदेश से जाननी चाहिए। मतलब हमें आप्तोपदेश क्या होता है कि जो आप्तवचन, मतलब पहले के जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने जो चीजें बता के रखी हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आप्तोपदेश कहते हैं। तो वहां पे कुछ चीजें उन्होंने एग्जामिन की होगी जिसके अनुसार उन्होंने बता के रखा कि अगर कामला व्याधि है तो उसमें ये जो औषधियां हैं वो उपयोग हेतु होगी, मतलब यहाँ पे ये औषधियां कार्यशील रहेंगी। तो उसी के अनुसार आप्तोपदेश द्वारा परीक्षा की जाती है। तो आप्तोपदेश के द्वारा जब परीक्षा की जाती है तो रोगी के हम कुछ लक्षण देखते हैं और उसके अनुसार हम आप्तोपदेश से उसको मैच करते हैं। तो उसके अनुसार जो उसमें चिकित्साएं बताई गई होती है वो चिकित्सा हम क्या करते हैं, रोगी को देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो रोगी के लक्षण हैं वो दूर होते हैं। मतलब यहाँ पे रोग को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आप्तोपदेश की परीक्षा द्वारा उसकी चिकित्सा कर रहे हैं। तो ये हमें क्या देखने को मिलता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखने को मिलता है परीक्षा प्रमाण का। वहीं प्रत्यक्ष के द्वारा की बात करें तो प्रत्यक्ष परीक्षा में से सभी इंद्रियों के रस ज्ञान को छोड़कर रोगी के शरीर में रहने वाले विषयों की परीक्षा करनी चाहिए। अब प्रत्यक्ष परीक्षा में क्या होता है, जो इंद्रियों द्वारा तुरंत ज्ञान में आने वाली चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। जैसे हम किसी चीज को डायरेक्ट देख रहे हैं, किसी चीज को डायरेक्ट स्पर्श कर रहे हैं, ये क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रोगी को डायरेक्ट सामने खड़ा करके उसके बॉडी के सिम्टम्स है, लक्षण है, स्पर्श करके उसके आकृति देख के हम क्या कर सकते हैं, उसके रोग का विवरण दे सकते हैं। तो उसके अनुसार भी हम उसे क्या कर सकते हैं, चिकित्सा प्रदान कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है इन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। अब यहाँ पे बताया गया है प्रत्यक्ष जो परीक्षा विषय हैं, जैसे कि अगर हम स्रोत द्वारा बात करें तो यहाँ पे आंतों की आवाज, संधि, उंगली पर्वों का फूटना, स्वर भेद, ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। वहीं पे चक्षु द्वारा क्या कर सकते हैं, वर्ण कैसा है, व्यक्ति का आकार, उसका प्रमाण, छाया कितनी है उसके शरीर पे आदि की परीक्षा चक्षु से की जाती है। वहीं घ्राण के द्वारा शरीर से कोई रोगी के विकृत गंध नहीं आ रहा है आदि की परीक्षा क्या होती है, घ्राण की जाती है। वहीं पे स्पर्श द्वारा प्राकृत या विकृत स्पर्श है, मतलब रुक्ष त्वचा है या फिर स्निग्ध त्वचा है, श्लष्ण है, ये सारी परीक्षाएं किसके द्वारा, स्पर्श द्वारा होती है। तो इस तरह से ये जो परीक्षाएं होती है वो हमें मदद करती हैं ताकि हम जो रोगी है उसके अच्छे से क्या कर सके, एग्जामिनेशन कर सके, ताकि वो उसको हम बेटर चिकित्सा प्रोवाइड कर सकें। वहीं पे अनुमान द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मान के चलो कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे पाचन शक्ति से हम अग्नि की परीक्षा कर सकते हैं। मान के चलो अगर व्यक्ति को अच्छे से पचन नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम क्या अनुमान कर सकते हैं कि उसकी जो अग्नि है वो क्या है, मंद है। वहीं पे बल की परीक्षा व्यायाम के द्वारा की जा सकती है, मतलब उससे व्यायाम करा के कोई भी मेहनत वाले कष्ट वाले कार्य करा के हम उसके क्या कर सकते हैं, बल की परीक्षा कर सकते हैं कि उस व्यक्ति की कितनी बल है या कितनी शक्ति है उसके शरीर में, आदि चीजें जो है हम लोग क्या कर सकते हैं। वहीं पे ग्रहणी की मृदुता, कठिनता, किसी विषय में इच्छा या द्वेष करना, रोगी से प्रश्न करके भी कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हम प्रत्यक्ष द्वारा वापस से ये क्या हो गया, हम लोग का बात करके ये भी क्या होगा, एक तरह से स्रोत का ही कार्य होगा। तो इस तरह से क्या होगा, डायरेक्ट हम उसकी परीक्षा करके हम उसको बेटर क्या कर सकते हैं, चिकित्सा प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए जो ये परीक्षा है या फिर प्रमाण है वो इंपॉर्टेंट होते हैं इन द आयुर्वेदिक साइंस। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग प्रमाणस की बात की है तो वहीं पे बोला है कि ये क्या है, ए सिंपल एग्जांपल ऑफ कोर्ट रूम है। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्विक्ट को पनिश नहीं कर सकते अगर उसने क्राइम किया भी हो तो वहीं पे क्या होता है कि जब भी किसी सिटीजन को लेते हैं तो उनको इनोसेंट कंसिडर करते हैं जब तक कि वो गिल्टी प्रूव ना हो जाए। इसलिए समटाइम्स जो कन्विक्ट रहते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं ड्यू टू द ओपिनियन ऑफ द कंसर्न एक्सपर्ट। इसलिए इसको प्रूफ, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे प्रूफ देना पड़ता है कि वो जो कन्विक्ट है वो क्या है, सच में उसने क्राइम किया है या फिर नहीं। अगर क्राइम प्रूव नहीं हो पा रहा है तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार यहाँ पे भी प्रमाणस की इंपॉर्टेंस होती है कि जब तक हम प्रमाणस के द्वारा उस चीज को प्रूफ नहीं कर देते हैं तब तक हम उसके अनुसार उसकी चिकित्सा कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए इन सभी चीजों में प्रमाणस का इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है।
ठीक है। तो इस अध्याय में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोग ने प्रमाण की निरुक्ति पढ़ी, प्रमाण की व्याख्या पढ़ी, वहीं पे परीक्षा की निरुक्ति, परीक्षा की व्याख्या पढ़ी, और फिर उसके बाद जो टर्मिनोलॉजीज थी प्रमेय, प्रमाता, चतुर्विध परीक्षा चरक ने जो दी थी, फिर त्रिविध प्रमाण परीक्षा, ये सारी चीजें देखा। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड पेपर ऑफ द पदार्थ विज्ञान था, उसका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, जो कि परीक्षा एवं प्रमाण है। अगले वीडियो से हम लोग अलग अलग जो प्रमाण बताए गए हैं, जैसे आपोपदेश प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, युक्ति प्रमाण, इन सभी को क्या करेंगे, एक एक वीडियोस में पढ़ेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड एंड द मटेरियल नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड होते रहें।